बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इक्विटी में मैगज़ीन का जो सिलसिला शुरू किया था उसके सिलसिले का दूसरा मैगज़ीन पढ़ेंगे, जो कि है इक्विटी फॉलोज़ द लॉ। हमने जो अपना फर्स्ट लेक्चर था जिसमें ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द इक्विटी पढ़ा था, उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि जब दो कोर्ट्स बन गई, यानी कि इक्विटी कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज, जब ये दोनों कोर्ट्स बन गई तो इनमें राइवलरी की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज ने कहा कि जो कोर्ट ऑफ इक्विटी हैं वो ऐसे फ़ैसले दे रही हैं जिनसे ये तासर जाता है कि कोर्ट ऑफ इक्विटी सुपरसीड कर रही है कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज को, यानी कि कॉमन लॉ को। उस वक़्त जब जुडिकेचर एक्ट आया, उसने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इक्विटी तो लॉ को फॉलो कर रही है। तो उसने क्या क्या अपने नताइज निकाले, ये हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो कंटेक्स्ट है इसका वो दे दूं कि दो चीज़ें होती हैं, एक है लॉ एंड द अदर इज़ इक्विटी। अब लॉ क्या है? बेसिकली लॉ का जो पर्पस होता है, एक तो सिटीज़न्स के राइट्स को डिफ़ाइन करना, दूसरा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना कि इंजॉयमेंट ऑफ राइट में कोई खलल ना आए, और तीसरा अगर उनके राइट को कोई वायलेट करता है तो उसको सज़ा देना या उससे कंपनसेशन लेके जिसका राइट वायलेट हुआ है उसको देना। लॉ का ये बेसिक पर्पस है। अब अगर लॉ अपने इस बेसिक पर्पस में नाकाम है, ये उन दिनों की बात हो रही है जबकि कॉमन लॉ चल रहा था, तो इक्विटी उसको जो जो उसमें खामियां हैं उनको दूर करेगी, ना कि वो लॉ को सुपरसीड करेगी। अब अगर वो खामियां दूर कर रही है तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि वो लॉ पे चल रही है? तो इसका जवाब होगा यस, कि अगर वो लॉ की खामियां दूर कर रही है तो बेसिकली काम वो लॉ वाले ही कर रही है, यानी रेमेडीज़ दे रही है, लोगों के राइट्स इंट्रोड्यूस करवा रही है, और जो कॉमन लॉ में गलत प्रोसीजर्स हैं या डिफेक्टिव प्रोसीजर्स हैं उनको एक अच्छे प्रोसीजर प्रोवाइड कर रही है। अब इक्विटी इस सिलसिले में, इक्विटी की जो जुरिस्डिक्शन है उसको हम 3 स्टेप में काउंट कर सकते हैं। ये एक अलग से टॉपिक भी है कि व्हाट आर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ इक्विटी और वो क्या क्या करती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आएगी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। अब एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में इक्विटी क्या करती है? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में इक्विटी न्यू राइट्स जो है वो इन्फोर्स करवाती है, यानी ऐसे राइट्स जो आपको कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ऐसे राइट को इक्विटी इंट्रोड्यूस करवाती है और उस पार्टी को देती है जो पार्टी उनको क्लेम कर रही है। अब इसमें कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? इसमें ट्रस्ट आ जाता है। ट्रस्ट जिसको टोटली नेग्लेक्ट किया गया कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में या कॉमन लॉ के अंडर, तो
ट्रस्ट ऐसा राइट है जिसको इक्विटी इंट्रोड्यूस करवाती है कि भाई जो आपका ट्रस्ट है ये भी एक राइट है। और चूँकि इक्विटी सिर्फ और सिर्फ राइट दिलवाने वाला काम कर रही है, तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो अनलॉफुल है, जो इल्लीगल है। तो इस तरीके से इक्विटी लॉ को फॉलो कर रही है। अब इसकी जो सेकंड ज्यूरिसडिक्शन आ गई है, हमने फर्स्ट पढ़ी एक्सक्लूसिव, जो सेकंड इसकी ज्यूरिसडिक्शन है वो है कंकरेंट। अब कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि इक्विटी आपको न्यू रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है। जो रेमेडीज़ आपको कॉमन लॉ में अवेलेबल नहीं थी वो आपको अवेलेबल करके दी इक्विटी ने, जिसमें आ जाती है आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें आ जाएगा रिडेम्पशन, और इसमें आ जाएगा इंजंक्शन। यानी ये वाली जो रेमेडीज़ थी कॉमन लॉ में ये आपको अवेलेबल नहीं थी। जो एग्रीव्ड पार्टी होती थी वो ये डिमांड करती थी कि मुझे जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दें, ना कि मुझे डैमेजेस दें। हमने पढ़ा था कि कॉमन लॉ में जो रेमेडी अवेलेबल थी वो ओनली डैमेजेस थी। डैमेजेस के अलावा जो दूसरी रेमेडीज़ थी वो अवेलेबल नहीं थी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा तो उसे कहा जाता था ठीक है जी आप हर्जाना दे दो। अगर किसी ने आपके घर पे कब्ज़ा किया हुआ है तो उसे भी कहा जाता था कि आप हर्जाना दे दो, आप डैमेजेस दे दो, आप कंपनसेशन दे दो। तो इक्विटी ने क्या किया, इक्विटी ने जो रेमेडीज़ बंदों की बनती थी एक्चुअल में इक्विटी ने वो प्रोवाइड की। तो इनमें से ये दो रेमेडीज़ आ गई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया, इंजंक्शन जो कि आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। इन दोनों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो अगर आपने वो पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर देख लें। अब तीसरी चीज़ जो दी इक्विटी ने, तीसरी ज्यूरिसडिक्शन, वो है इसकी ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन। अब इसने ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन में आपको क्या दिया, न्यू प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाए। ऐसे प्रोसीजर्स जो कि कॉमन लॉ में अगर आप देखें तो कॉमन लॉ में वो बहुत रिजिड थे, इनफ्लेक्सिबल थे कि जी यही के यही प्रोसीजर हो सकते हैं, उसके अलावा प्रोसीजर्स नहीं हो सकते। अगर उसकी एक एग्जांपल दूं तो कॉमन लॉ में ये था कि व्हेन एवर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ गए हैं, प्लेंटिफ ने अपना एविडेंस दे दिया है बट डिफेंडेंट वाज नॉट अलाउड टू गिव हिज एविडेंस। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास है वो अलो नहीं था कि वो उसको पेश करे। तो ऐसी सूरत में इक्विटी ने क्या किया कि डिफेंडेंट को भी ये राइट दिया प्रोसीजर में चेंज करके कि वो भी अपना एविडेंस दे। अब ये तो इसका फ्लैशबैक था कि लॉ और इक्विटी में डिफरेंस क्या है, और ये नहीं समझना चाहिए कि जो इक्विटी है वो लॉ के उल्ट है। इक्विटी हमेशा लॉ को साथ लेके चल रही है, चाहे उसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन हो, चाहे उसकी कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन हो, और चाहे उसकी ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन हो। इन तीनों ज्यूरिसडिक्शन में इक्विटी एंड लॉ आर पैरेलल, यानी कि कोई भी ऐसा काम इक्विटी नहीं कर रही जो लॉ के अगेंस्ट है। तो मैक्सिम को समझने से पहले ये चीज़ें समझानी ज़रूरी थी जो कि मैंने आपको बताई। अब आते हैं मैक्सिम की तरफ कि जो मैक्सिम की एप्लीकेशन है वो दो जगहों पे है।
सबसे पहली चीज़, इक्विटी अडॉप्ट्स एंड फॉलोज रूल ऑफ लॉ वेयर एप्लीकेबल। अब जहाँ पे रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल है वहाँ पे इक्विटी लॉ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, इक्विटी एज पर लॉ चलेगी। अब एक रूल था उस वक़्त, रूल ऑफ प्रोमोजिनेचर। इस रूल के मुताबिक जो मरने वाला बंदा होता था, अगर तो वो अपनी विल करके फोत हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी एज़ पर विल डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अगर वो विल के बिना ही फोत हो जाता है तो ऐसी सूरत में जो उसका एल्डेस्ट सन होगा उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाएगी। अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अब अपने से छोटे बहन भाइयों में वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करे। एक केस आया जो कि स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिज था। इस केस में ये था कि बाप जब फोत होने लगा तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि मैं विल करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बड़े बेटे ने कहा कि आप विल ना करें, यानी कि उसको इंड्यूस किया फ्रॉडुलेंटली कि आप विल ना करें, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं अपने से छोटे बहन भाइयों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बाप फोत हो गया, उसके बाद जो बड़ा भाई था वो मुकर गया। अब एक तो इक्विटी जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी। दूसरा, इक्विटी में एक और चीज़ भी है कि इक्विटी एक्ट्स ऑन कंसाइंस। इक्विटी ज़मीर की आवाज़ भी है, यानी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इक्विटी ये भी चाहेगी कि उसको इंसाफ दे। ऐसी सूरत में जब जो छोटे बहन भाई थे उन्होंने उस एल्डेस्ट सन के ख़िलाफ़ केस किया और फिर उनको भी उनका शेयर दिया गया एज अ इक्विटेबल राइट, यानी कि इक्विटी ने लॉ को एब्रोगेट नहीं किया, इक्विटी ने लॉ को साथ लेके चली और लॉ का जो बेसिक पर्पस है कि रेमेडी प्रोवाइड करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वो उसने काम किया। छोटे बहन भाइयों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके छोटे बहन भाइयों का जो हिस्सा बनता था उनको देकर। दूसरा, इक्विटी फॉलोज एनालॉजीज ऑफ लॉ। अब व्हाट आर द एनालॉजीज? एनालॉजी का मतलब क्या है? इस्लाम में इसको इज्तिहाद कहते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि शराब जो है वो हराम है क्योंकि शराब से नशा आता है। अब ऐसी सूरत में नशा दिलाने वाली बाकी चीज़ें भी हराम हो गई। हमने इस लॉ से एक इन्फेरेंस निकाल ली कि अगर शराब हराम है चूँकि वो नशा दिलाती है तो फिर चरस भी हराम है, तो फिर अफ़ीम भी हराम है, तो फिर आइस नशा भी हराम है। तो एक इन्फेरेंस हमने निकाल ली कि ये चीज़ें भी इस लॉ के तहत फिर हराम हुई। तो जो एनालॉजीज़ ऑफ लॉ में ये आएगा कि जो इक्विटी है अगर लॉ प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो वो लॉ की एनालॉजीज़ को जो है ना वो अडॉप्ट करेगी और जहाँ तक मुमकिन हो सके आपको आपका राइट देगी। आपके अगर राइट को वायलेट हुआ है तो आपको कंपनसेशन देगी। एक और केस हम इसमें स्टडी करते हैं, लोफिस वर्सेस मा। इसमें यह था कि एक बंदे ने अपनी भतीजी से कहा कि आप मेरे साथ रह लो, मैं अपनी विल में आपको शेयर दे दूंगा। तो वो उसके साथ रहना शुरू हो गई, अपना घर बार उसने छोड़ दिया। लेकिन जब विल का टाइम आया तो उसने उसको विल में हिस्सा ना दिया। ऐसी सूरत में उनके दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था। अगर कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में वो जाते तो उस ओरल एग्रीमेंट पे उस भतीजी को कुछ ना मिलता। लेकिन इक्विटी जो कि कंसाइंस पे एक्ट करती है, जो कि ज़मीर पे एक्ट करती है, उसने ये कहा
कि चूँकि उस बंदे ने अपनी भतीजी से ओरल एग्रीमेंट यानी कि एक वादा किया था और वो भतीजी अपना घर बार छोड़ के आई थी, लिहाजा उसका हिस्सा बनता है और उसको हिस्सा दिया गया। अब ऐसी सूरत में उन्होंने लॉ की एनालॉजीज़ पे जो है ना वो फैसला दिया। ये तो होगी इसकी एप्लीकेशन। अब इस मैक्सिम की लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहली जो लिमिटेशन क्या है कि रूल ऑफ लॉ डिड नॉट स्पेसिफिकली अप्लाई। जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं होता तो वहाँ पे ये जो है ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब ये रूल ऑफ लॉ स्पेसिफिकली अप्लाई कहाँ नहीं होता, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान को गवर्न कर रहा है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी गैर इस्लामी लॉ पाकिस्तान में नहीं बन सकता। तो ऐसी सूरत में अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए शराब बेचने या शराब ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें आपके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो आप कोर्ट जाके ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ स्पेसिफ़िकली उस चीज़ को डील ही नहीं करता। तो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ स्पेसिफ़िकली अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे ये वाला मैक्सिम भी अप्लाई नहीं होगा, और दूसरी जहाँ पे कोई एनालॉजी भी अप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसकी पोजीशन इन पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी ही है जैसे पहले मैक्सिम की थी कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो ये भी पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, पाकिस्तान की कोर्ट्स इसको इन्फोर्स करवाती हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इक्विटी जो है वो लॉ को अपोज़ नहीं करती, वो लॉ के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करती है अपनी एक्सक्लूसिव कंकरेंट और ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन के ज़रिए, यानी कि न्यू राइट्स देती है, न्यू रेमेडीज़ देती है और न्यू प्रोसीजर्स देती है। बट इन द स्फेयर ऑफ लॉ, लॉ के स्फेयर से इक्विटी कभी भी बाहर नहीं जाती। लॉ क्या है? लॉ का ये मतलब है कि लॉ आपको राइट्स देता है, लॉ आपके राइट वायलेट होने की सूरत में आपको कंपनसेशन देता है और लॉ आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये था आज का मैक्सिम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट मैक्सिम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।